नमस्कार। कभी सोचा है जब हमारे पास पैसे सीमित होते हैं तो हम ये कैसे तय करते हैं कि क्या खरीदें जिससे हमें सबसे ज्यादा खुशी मिले। आज हम इसी बड़े सवाल को समझने वाले हैं और वो भी JKSSB फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट सिलेबस के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के जरिए। और हाँ, आज हम लोग मिलकर ये समझने वाले हैं कि कोई भी कंज्यूमर मतलब हम और आप आखिर चीजें खरीदने का फैसला लेते कैसे हैं। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड और हम इसे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की मदद से एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम सबसे पहले चॉइस और सैटिस्फैक्शन की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि किसी की पसंद को मैप कैसे करते हैं। इसके बाद बजट की सच्चाई को समझेंगे और फिर वो स्वीट स्पॉट ढूंढेंगे जहां सब कुछ परफेक्ट होता है। और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये थ्योरी बाकियों से बेहतर क्यों है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी सवाल की जो हम सब रोज खुद से पूछते हैं। तो सवाल यह है कि हम अपनी लिमिटेड इनकम से सबसे ज्यादा खुशी कैसे पाएं। अब यही सवाल तो कंज्यूमर थ्योरी का दिल है। लेकिन एक मिनट, खुशी या सेटिस्फैक्शन, इसको मापे कैसे? है ना मुश्किल सवाल। इकोनॉमिस्ट ने इस पर खूब सोचा और दो मजेदार अप्रोच सामने आए। तो देखिए, दो तरीके हैं। पहला, कार्डिनल यूटिलिटी। ये थोड़ा पुराना तरीका है जो कहता है कि हम खुशी को नंबर दे सकते हैं, जैसे 10 यूटिल्स, 20 यूटिल्स। और दूसरा जो ज्यादा मॉडर्न है वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ये कहता है अरे भाई, नंबर कौन देता है, हम बस इतना बता सकते हैं कि हमें A B से ज्यादा पसंद है। मतलब हम अपनी पसंद को रैंक कर सकते हैं। और हमारा जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है ना, वो इसी ऑर्डिनल अप्रोच पर बना है जो ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस को ना एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि आपके पास 100 रुपए हैं। अब सवाल यह है कि आप कितने पिज्जा स्लाइसेस और कितनी कोल्ड ड्रिंक्स खरीदेंगे जिससे आपको, जिसे कहते हैं ना, मैक्सिमम हैप्पीनेस मिले। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना तो हम सब लगभग रोज ही करते हैं, है ना? और पता है, यही सवाल, यही कंज्यूमर डिमांड की थ्योरी का बिल्कुल कोर है, उसकी जड़ है। देखिए, हर कंज्यूमर की यही कोशिश होती है कि वो अपने लिमिटेड इनकम से, मतलब जो भी पैसे उसके पास हैं, उनसे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन हासिल करे। इकोनॉमिक्स की भाषा में ना, इसी सेटिस्फैक्शन को एक खास नाम दिया गया है, यूटिलिटी। तो ठीक है, चलिए इस पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस प्रॉब्लम के ना दो हिस्से हैं। पहला तो ये कि एक कंज्यूमर असल में चाहता क्या है, उसकी पसंद क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। और दूसरा हिस्सा है कि वो अपनी जेब के हिसाब से क्या खरीद सकता है। तो सबसे पहले पहले हिस्से की बात करते हैं। और यहीं पर हमारा पहला टूल सामने आता है। इसका नाम है इंडिफरेंस कर्व। आप इसे एक तरह का हैप्पीनेस मैप समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा कर्व है जो दो चीजों के उन सारे कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जिनसे एक कंज्यूमर को बिल्कुल बराबर की सेटिस्फैक्शन मिलती है। मतलब लेवल ऑफ हैप्पीनेस सेम रहता है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल। ये हमें कुछ कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है। जैसे कॉम्बिनेशन ए को देखिए, 1 पिज्जा और 18 कोल्ड ड्रिंक्स। और फिर कॉम्बिनेशन डी को देखिए, 4 पिज्जा और 6 कोल्ड ड्रिंक्स। अब मजे की बात यह है कि इस टेबल के हिसाब से कंज्यूमर को इन दोनों ही कॉम्बिनेशन से एकदम बराबर की खुशी मिलती है। मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे ए मिले या डी मिले। इसीलिए हम कहते हैं कि वो इंडिफरेंट है। अच्छा, अब देखिए मजा। जब हम पिछले टेबल के वो सारे पॉइंट्स A, B, C, D इन सबको एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमें ये कर्व मिलता है। और यही है हमारा इंडिफरेंस कर्व। इस कर्व पर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, चाहे वो L हो, M हो या N। हर पॉइंट सेटिस्फैक्शन का बिल्कुल वही लेवल दिखा रहा है। और जब हम एक साथ ऐसे कई सारे इंडिफरेंस कर्व्स को देखते हैं तो उसे हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप। इसका एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, याद रखिएगा। कर्व जितना ऊंचा होगा, सैटिस्फैक्शन का लेवल भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे यहां I3 पर जो सैटिस्फैक्शन है वो I1 से कहीं ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, हर कंज्यूमर की कोशिश क्या होगी, यही ना कि वो सबसे ऊंचे वाले कर्व पर पहुंच सके। चलिए अब फटाफट इंडिफरेंस कर्व्स की कुछ प्रॉपर्टीज यानी इसके कुछ खास नियमों को देख लेते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला नियम, जैसा कि हमने अभी अभी बात की, ऊंचा इंडिफरेंस कर्व हमेशा बेहतर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है मोर इज बेटर। ज्यादा सामान मतलब ज्यादा सेटिस्फैक्शन, सिंपल। तो कोई भी कंज्यूमर हमेशा नीचे वाले कर्व के बजाय ऊपर वाले कर्व को ही प्रेफर करेगा। दूसरा नियम यह है कि दो इंडिफरेंस कर्व्स कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते।
ऐसा होना इलॉजिकल है। सोचिए जरा, अगर वो काटते तो इसका मतलब ये होता कि एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग सेटिस्फैक्शन लेवल्स हैं, जो कि हो ही नहीं सकता, राइट? इट्स इम्पॉसिबल। और तीसरा और बहुत जरूरी नियम, इंडिफरेंस कर्व्स हमेशा ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स होते हैं, मतलब ऐसे झुके हुए। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के वजह से होता है, जिसे हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में MRS। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर है बहुत सिंपल, ट्रस्ट मी। इसको ऐसे समझिए, मान दीजिए आपके पास 10 पिज्जा स्लाइसेस हैं और सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक। अब अगर कोई आपको एक और पिज्जा स्लाइस देना चाहे, तो क्या आप उसके बदले अपनी वो अकेली कोल्ड ड्रिंक देंगे? शायद नहीं। लेकिन सिचुएशन पलट देते हैं। अब आपके पास 10 कोल्ड ड्रिंक्स हैं और सिर्फ एक पिज्जा स्लाइस। अब आप एक और पिज्जा स्लाइस के लिए शायद 2 या 3 कोल्ड ड्रिंक्स भी खुशी खुशी दे देंगे। इसका मतलब है कि आप एक चीज गुड एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए दूसरी चीज गुड वाई की कितनी यूनिट्स छोड़ने को तैयार हैं, और यही रेट बदलता रहता है। यही है डिमिनिशिंग MRS। तो ठीक है, अभी तक हमने ये तो देख लिया कि एक कंज्यूमर क्या चाहता है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, पर अब टाइम फॉर अ रियलिटी चेक। वो असल में क्या खरीद सकता है, क्या अफोर्ड कर सकता है? और इसके लिए हमारे पास है हमारा दूसरा टूल, यानी बजट लाइन की। इसे आप अपनी खरीदारी की लक्ष्मण रेखा समझ सकते हैं। ये एक ग्राफ पर उन सभी मुमकिन कॉम्बिनेशंस को दिखाती है जो एक कंज्यूमर अपनी फिक्स्ड इनकम और चीज़ों की तय कीमतों पर खरीद सकता है। चलिए अपने उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास पूरे 100 रुपए हैं। एक पिज्जा स्लाइस 20 रुपए का है और एक कोल्ड ड्रिंक 10 रुपए की। अब इस टेबल को देखिए, आपके पास ऑप्शन है कि आप पूरे 100 रुपए से या तो 5 पिज्जा स्लाइस खरीद लें, या फिर कॉम्बिनेशन बी की तरह 4 पिज्जा स्लाइस और 2 कोल्ड ड्रिंक ले लें। एक बात पर गौर कीजिए, हर कॉम्बिनेशन में आपके पूरे 100 रुपए खर्च हो रहे हैं। अच्छा, अब जब हम इस टेबल के सारे कॉम्बिनेशंस को एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, तो हमें एक सीधी नीचे की तरफ झुकी हुई लाइन मिलती है। बस यही है हमारी बजट रेखा। ये उन दो एक्सट्रीम पॉइंट्स को जोड़ती है। एक तरफ वो पॉइंट जहां आप सिर्फ 10 कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं और कुछ नहीं, और दूसरी तरफ वो पॉइंट जहां आप सिर्फ 5 पिज्जा स्लाइस खरीदते हैं। इस ग्राफ में ना 3 बहुत दिलचस्प एरिया हैं। कोई भी पॉइंट जो ठीक इस लाइन के ऊपर है, उसका मतलब है कि आपका एक एक पैसा खर्च हो गया। लाइन के नीचे का जो पूरा एरिया है, जिसे हम बजट सेट भी कहते हैं, वो सब कुछ है जो आप खरीद भी सकते हैं और शायद कुछ पैसे बचा भी लें। और लाइन के ऊपर का एरिया, वो आपकी पहुंच से बाहर है, क्योंकि उसके लिए 100 रुपए से ज्यादा लगेंगे। तो ये लाइन सीधी क्यों है और इसका झुकाव हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों होता है? चलिए अब इसके पीछे के लॉजिक और मैथ्स को थोड़ा समझते हैं। इस लाइन का स्लोप या ढलान हमेशा नेगेटिव क्यों होता है? इसकी वजह बहुत सीधी है। जब आपकी इनकम फिक्स्ड है, तो आपको एक ट्रेड ऑफ करना ही पड़ता है। मतलब अगर आप एक और पिज्जा स्लाइस खरीदना चाहेंगे, तो आपको कुछ कोल्ड ड्रिंक्स को ना बोलना ही पड़ेगा। एक ही बजट में आप दोनों चीजें ज्यादा नहीं खरीद सकते। तो फिर इस ढलान को हम नापते कैसे हैं? ये बहुत आसान है। ये बस दोनों चीजों की कीमतों का अनुपात यानी रेशियो होता है, जिसे हम मूल्य अनुपात या प्राइस रेशियो कहते हैं। इसका सीधा सा फॉर्मूला है एक चीज की कीमत डिवाइडेड बाय दूसरी चीज की कीमत। हमारे पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक वाले केस में पिज्जा की कीमत है 20 रुपए और ड्रिंक की है 10 रुपए। तो 20 को 10 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि मार्केट आपको बता रहा है कि एक एक्स्ट्रा पिज्जा स्लाइस की कीमत असल में 2 कोल्ड ड्रिंक के बराबर है। यही वो समझौता है जो आपको करना होगा। लेकिन असल जिंदगी में हालात हमेशा एक जैसे तो नहीं रहते। कभी इनकम बढ़ जाती है, तो कभी किसी चीज का दाम घट बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं कि इन बदलावों का हमारी बजट रेखा पर क्या असर पड़ता है। देखिए, बजट रेखा में 2 तरह के बदलाव हो सकते हैं। एक है शिफ्ट और दूसरा है रोटेशन। जब आपकी इनकम बदलती है, तो पूरी की पूरी लाइन अपनी जगह से खिसक जाती है। उसे शिफ्ट कहते हैं। लेकिन जब सिर्फ एक चीज की कीमत बदलती है, तो लाइन एक पॉइंट पर फिक्स होकर घूम जाती है, जिसे हम रोटेशन कहते हैं। मान लीजिए कि आपकी इनकम 100 रुपए से बढ़कर 120 रुपए हो गई। अब जाहिर है कि आप दोनों ही चीजें पहले से ज्यादा खरीद सकते हैं, तो आपकी बजट रेखा दाईं ओर यानी बाहर की तरफ खिसक जाएगी। और क्योंकि चीजों की कीमतें नहीं बदली, तो लाइन का ढलान बिल्कुल पहले जैसा ही रहेगा। और अगर इनकम कम हो जाए, तो लाइन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी।
अब दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए इनकम तो 100 रुपये ही है, लेकिन पिज्ज़ा सस्ता हो गया, 20 की जगह 10 रुपये का हो गया। अब आप उन्हीं पैसों में ज़्यादा पिज्ज़ा खरीद सकते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक तो अब भी उतनी ही खरीद पाएंगे। तो क्या होगा? लाइन सिर्फ पिज्ज़ा वाले एक्सिस पर बाहर की ओर घूम जाएगी, और अगर पिज्ज़ा महंगा हो जाता तो ये अंदर की तरफ घूम जाती। तो अब वो मोमेंट आ गया है जहां हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाएंगे। एक तरफ है जो हम चाहते हैं, यानी हमारा इंडिफरेंस कर्व, और दूसरी तरफ है जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, यानी हमारी बजट लाइन। और इन दोनों को मिलाकर हम ढूंढेंगे वो स्वीट स्पॉट। और ये रहा वो आहा मोमेंट। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। ये जो पॉइंट ई है ना, यही कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, यही है वो स्वीट स्पॉट। यहाँ हो क्या रहा है? हमारी बजट लाइन हमारे सबसे ऊंचे पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व यानी IC2 को बस छू रही है, टैंजेंट है। अब देखिए, IC1 पर कोई भी पॉइंट अफोर्डेबल तो है, पर वो कम सेटिस्फैक्शन देगा, और IC3 वेल वो तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, पर वो हमारे बजट से ही बाहर है। इसलिए पॉइंट ई ही वो बेस्ट पॉसिबल चॉइस है जो अफोर्ड भी कर सकते हैं और जिससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिल रही है। चलिए अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं और JKSSB एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी टेकअवेज हैं उन्हें क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है? ये वो स्टेट है, वो पॉइंट है जहां एक कंज्यूमर को अपनी खरीदारी से मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है, और वो उस पॉइंट से हिलना नहीं चाहता, अपने स्पेंडिंग पैटर्न को बदलना नहीं चाहता। इट्स अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड रेस्ट। एग्जाम में अक्सर कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम पूछी जाती हैं, तो ये 3 शर्तें जरूर याद रखिएगा। पहली, बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के टैंजेंट होनी चाहिए, मतलब उसे सिर्फ एक पॉइंट पर टच करना है, काटना नहीं है। दूसरी शर्त, जिस पॉइंट पर वो टच कर रही है उस पॉइंट पर दोनों का स्लोप यानी झुकाव बराबर होना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है MRS और बजट लाइन का स्लोप होता है प्राइसेस का रेशियो PX/PY। और तीसरी शर्त, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन की तरफ कॉन्वेक्स होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पूरा पावरफुल फ्रेमवर्क है इसे जॉन हिक्स और RGD एलन जैसे महान इकोनॉमिस्ट ने डेवलप किया था, जिससे हम कंज्यूमर के चॉइसेस को साइंटिफिकली समझ पाते हैं। तो अगर पूरी बात को एक लाइन में समेटना हो तो हम कह सकते हैं, कंज्यूमर डिमांड की थियरी ये समझाती है कि लोग अपने लिमिटेड पैसों से सबसे ज़्यादा खुशी या यूटिलिटी पाने के लिए अपने फैसले कैसे लेते हैं। तो अब आप ये तो समझ गए हैं कि इकोनॉमिक मॉडल्स में चॉइसेस को कैसे देखा जाता है। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। सोचिए, अगर अचानक पिज्जा की कीमत गिर जाए तो कंज्यूमर के स्वीट स्पॉट पर यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो ज्यादा पिज्जा खरीदेगा? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब ही हमें डिमांड कर्व के कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। और हाँ, अगर आप JKSSB एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे ही टॉपिक्स को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो जस्ट लिसन जम्मू एंड कश्मीर चैनल्स को जरूर चेक कर सकते हैं, काफ़ी मदद मिलेगी।